17,47,321 करोड़ के आसपास है इसका कंप्लीट मार्केट कैप। आईपीओ सेबी के थ्रू होता है। इसमें हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किया है। तो आप एक तरह से देखो तो एक छोटे से चंक का मालिक बन गए आप जो भी शेयर्स खरीद बिक्री करते हैं वो एक रियल कंपनी का रियल हक है आपके लिए। हमारी नई सीरीज कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के वीडियो फर्स्ट में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम एकदम स्क्रैच से एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। उसमें जो भी ट्रेडिंग होता है वो ट्रेडिंग किस तरह से होता है, रियल में स्टॉक मार्केट क्या है, वो बना कैसे, इन सब का नीड क्या है, यूज क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में बहुत जगहों पे आपको ऐसा लग सकता है कि इस नॉलेज का मैं क्या करूँगा, बट एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस अगर आप करने जाते हो तो आपको उस बिजनेस के हिस्ट्री से आपको लगता होगा कि शायद कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिजनेस किस तरह से आया, उसमें किस किस तरह के इवेंट्स हुए हैं, इन सब के पीछे का क्या कारण होता है, इन सब को जब आप जानोगे तभी आप किसी बिजनेस को समझ सकते हो। और स्टॉक मार्केट भी इसी तरह का एक बिजनेस है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसमें सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो चार्ट देख के एनालिसिस करते भी हैं उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उनको ये समझ नहीं आ पाता है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ या कोई भी मैं कैंडलस्टिक देख रहा हूँ या किसी भी प्रकार से मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड कर रहा हूँ उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या हो रहा है, वो वर्क क्यों कर रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप डिमांड सप्लाई देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें वर्क क्यों करती हैं और क्या ये एक लेजिटिमेट रियल फील्ड है भी, इन सब का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितनी भी चीजों के बारे में बात करना है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूं, बट अगर कवर ना हो पाए तो हो सकता है इसके लिए एक और वीडियो बनाना पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक वीडियो में होता है या दो वीडियो में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? इंग्लिश में इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, हिंदी में लोग इसे शेयर बाजार भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट, देखो ये मार्केट सबसे आपको क्या पता चल रहा है कि ये मार्केट है किसी चीज का और वो चीज क्या है, वो स्टॉक्स है। अब स्टॉक क्या होता है, मार्केट बाद में समझेंगे, सबसे पहले स्टॉक क्या होता है, क्या स्टॉक कोई रियल चीज है, स्टॉक होता क्या है, आइए समझते हैं। इसका जो हिंदी नाम है शेयर बाजार, शेयर, इस शेयर के शब्द से आप समझिए कि ये किसी बिजनेस की एक हिस्सेदारी है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लेते हैं आपके घर के बगल में कोई शॉप है बड़ी सी, इस शॉप को चलाते हैं तीन भाई, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, तीन भाई इस दुकान को चलाते हैं। तो इस दुकान में मान लेते हैं ये सबसे बड़े वाले भाई ने बहुत ज्यादा शुरुआत में दुकान को स्टार्ट करने में मदद किया था, तो इसकी हिस्सेदारी इसमें 50% है। अब ये समझो, और इन दोनों भाई की, छोटे भाइयों की 25% है। तो आप एक बात बताओ, इस दुकान की हिस्सेदारी इन तीन लोगों में बटी हुई है, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? एक के पास आधा है पूरा, मतलब टोटल शेयर कितना होता है? टोटल शेयर होता है 100%। ठीक है, ये है 100%, किसी भी चीज का टोटल होता है 100%। जैसे इस दुकान का कंप्लीट जो है सारा शेयर होगा 100%, पूरा एक शॉप 100% में आता है। तो इसमें जो 50% है, आधा 50%, ये पूरा ए का है। ठीक है, और 25-25, देखो ये 25% है और ये भी 25% है, ये बी का, ये सी का। तो ऐसे देखो आप, ए बी सी, इन तीनों में ये शेयर बटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इस शॉप की कीमत 1 करोड़ है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ कीमत है इस शॉप की। तो इन तीनों भाइयों का आप बताओ कितना वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर कंप्लीट शॉप की कीमत 1 करोड़ है तो ए जो है, जिसके पास 50% की हिस्सेदारी है, उसकी कीमत हो गई 50 लाख, क्योंकि उसके पास आधा है अकेले, तो 1 करोड़ का आधा होता है 50 लाख, तो इसकी कीमत है 50 लाख। बी के पास जो कीमत है उसकी कीमत होगी 25 लाख, और सी के पास जो होगी उसकी होगी 25 लाख। इस तरह से, मतलब कि अगर ये शॉप जिसका वैल्यू 1 करोड़ का है, अगर ये शॉप 1 करोड़ का आज ये लोग कहीं पर बेच देते हैं मान लो, तो बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे ना, वो ए को मिलेगा 50 लाख, बी को मिलेगा 25 लाख और सी को मिलेगा 25 लाख। तो इससे आपको हिस्सेदारी समझ में आया कि इस तरह से हिस्सेदारी है। इसी तरह से जब आप किसी स्टॉक को ट्रेड करते हो या ट्रेड के बारे में सुनते हो, तो एक्चुअली में आप वहां पे उस किसी स्टॉक के हिस्सेदारी को बाय करते हो, उसमें आप एक शेयर लेते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इसकी अपनी शॉप है, इसमें क्या आप जाओगे, आप बोलोगे मुझे 1% शेयर दे दो, तो क्या मिलेगा आपको? हाई लाइकली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसकी एक पर्सनल बिजनेस है, ये प्राइवेट है। ठीक है, तो देखो शॉप्स जो होते हैं या कोई भी एक आपका छोटा बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस जो होता है, वो सब यूजुअली या तो प्रोप्राइटरशिप होते हैं या प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, इस तरह का इनका एक सिस्टम होता है। तो ये आपका एक नॉर्मल एग्जांपल है शॉप का। अब हम इससे थोड़े से बड़े एग्जांपल पे आते हैं। अब हम इस शॉप की जगह पे एक कंपनी इमेजिन करते हैं, और जो कंपनी जो होगा वो होगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मान लो ये एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनना, कंपनी में बोल रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ बनाया, कोई बिजनेस बनाया, उस बिजनेस को आपने प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कर दिया। जैसे हमारा जो है ट्रेड प्रो है, तो हमारा भी ट्रेड प्रो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो।
कंपनी रजिस्टर करने के बाद वो कंपनी में आप कुछ डायरेक्टर्स होंगे। तो अगेन फिर से मान लेते हैं इस फैक्ट्री में डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ए एंड डायरेक्टर बी। ये मान लेते हैं डायरेक्टर ए के पास शेयर्स हैं 70% और डायरेक्टर बी का शेयर है वो 30%। मतलब कि इस कंपनी का जो भी वैल्यू होगा, आप अपना शॉप समझ लो, कंपनी समझ लो, जो समझना जिससे आपको समझ में आए। इस कंपनी की हो सकती है गाड़ियां भी होंगी, 2-3 ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ कार्स होंगे, कुछ इनके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जनरेटर्स होंगे। इन सब चीज को अगर आप मिला लो तो मिलाने के बाद एक कंपनी बनता है, जो कंपनी अभी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस कंपनी का ये बिल्डिंग, ये सारा प्रोडक्शन, सारा इसका ट्रैक्टर, मशीनरी, इन सब चीजों को मिला के उनका एक वैल्यू बनेगा। तो मान लेते हैं इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होगी, फैक्ट्री, लैंड प्लस एवरीथिंग, सब चीज का मिला के हम मान लेते हैं वैल्यू 10 CR, 10 करोड़ की वैल्यू है इस कंपनी की, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, इसके 2 डायरेक्टर्स हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड से, तो आप समझो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पहले, ठीक है, कंपनी, और कंपनी मतलब डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ए, डायरेक्टर बी। तो इसमें अगर हमने ये माना कि हमारी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ की है, अगर ये 10 करोड़ आज मैंने कंपनी के सब कुछ को बेच दिया, तो बेचने के बाद इस 10 करोड़ में से 7 करोड़ मिलेंगे डायरेक्टर ए को और 3 करोड़ मिलेंगे डायरेक्टर बी को। क्या बेचने पे ही मिलेगा सिर्फ? ऐसा ही है क्या? नहीं, कंपनी में जब प्रॉफिट होगा, लेट्स सपोज एक किसी साल में, पर्टिकुलर ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया 10 लाख का, तो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट होगा ना, ये इन दोनों में बटेगा। अगेन इसका भी एक डिविडेंड का रूल होता है, ठीक है, बट आप एज्यूम करो कि ये 10 लाख का प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट का अगेन क्योंकि इसके पास शेयर 70% है, तो 7 लाख इसको मिलेंगे प्रॉफिट के, और इनका शेयर 30% है, तो इसे मिलेगा 3 लाख। तो 7 लाख 3 लाख इस तरह से बढ़ गया। तो इस तरह से कंपनी में कौन कितना ओनरशिप है, देखो ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों कंपनी के मालिक है मिला के, इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, इस कंपनी का 2 मालिक है, ठीक है। इसी तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आप कभी 2 मालिक, 3, 4, 5, डिपेंड करता है कितने लोग उस पे हैं, है ना। तो जितने डायरेक्टर्स होते हैं उतने मालिक होते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि हो सकता है कोई कंपनी हो जिसमें एक डायरेक्टर के पास 50 हो, 50%, दूसरे के पास भी 50% हो, ठीक है। हो सकता है किसी के पास 4 डायरेक्टर है और सब में 25-25% का बटा हुआ हो, मतलब सब 1/4 के मालिक है इस कंपनी के। मतलब अल्टीमेटली सबको मिला के 100% बनना है ना, तो कितना कितना बटा है सब में। एक और कंपनी एग्जांपल ले लो जिसमें हो सकता है किसी एक के पास 90% हो और किसी 2 के पास 5-5% हो, तो इसमें एक 90% का मालिक है, तो 90-5। तो इस तरह से होता है कि कोई भी कंपनी है उसमें कोई पार्टनर्स होते हैं जिनके बीच में आपस में शेयर का बाइफर्केशन होता है। किसी के पास इतना शेयर है, किसी के पास इतना % शेयर है, किसी के पास भी किसी कंपनी का कितना ओनरशिप है, ये डिपेंड करता है, ये पता चलेगा आपको उसके शेयर्स को देखकर, उसके पास कितने शेयर्स हैं। तो अब देखो ये एक असली कंपनी है, इसमें ये इसके असली मालिक हैं, इनके पास जो शेयर्स है वो असली है, तो ये वैल्यू असली है। इसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन एक कैच के साथ। इसमें अपने जो पहले के मालिक है वो तो होते ही हैं, साथ में अगर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप भी मालिक बन जाते हो। आप किसी कंपनी के शेयर्स को अगर खरीदे तो आप खरीदते ही उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। इस बात को समझो, आपने किसी का शेयर खरीदा, आपको एक मालिकाना हक मिल गया, आपको एक हिस्सा मिल गया। अब वो हिस्सा कितना है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे, शेयर की क्या वैल्यू है, कितने पे स्प्लिट किया है, ये सारा पे। ये सब आगे हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप बस इतना समझो अभी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो, आप उस कंपनी के एक पर्टिकुलर हिस्से का मालिक बनते हो। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि बस आपने मोबाइल पे देखा एक शेयर आपने बाय कर लिया, हो गया बस, कुछ तो हुआ ही नहीं। आप एक्चुअली उस शेयर के मालिक बने हो, और एक्चुअली में अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगी और कंपनी जो है प्रॉफिट को रिलीज करेगी कि बांटना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स में, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी, इसका एक डायरेक्टर है ए, एक डायरेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में ये कंपनी बटा हुआ है। तो आप इस तरह के किसी कंपनी के किसी पर्टिकुलर शेयर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे एक पर्टिकुलर पार्ट का आप ओनर कैसे बन सकते हो, इन सब चीजों को करने के लिए इन कंपनीज को पब्लिक होना पड़ता है। अभी तक ये कंपनी प्राइवेट है। तो इस तरह की कोई भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें आप रैंडमली स्टॉक मार्केट के ऐप से या किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाके, है ना, नॉर्मल में आप शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। अब लिस्टेड क्या होता है अभी ये भी हम समझेंगे कुछ देर में। अब देखिए, अभी हमने समझा प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, जिसमें शेयर्स होते हैं 2 डायरेक्टर्स के बीच में ही, ठीक है, 2 या 3 या जितने भी लोग हैं, इंटरनल होता है वो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक कंपनी है, उसके बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, मान लो इस तरह के 2 फैक्ट्रीज और हैं, और इस कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़। इसमें होता क्या है, मान लो यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स हैं, ए, बी, सी। इसके पास है 40%, इनके पास है 20%, इनके पास है 10%, टोटल मिला के कितने हो गए 70%। और इसमें एक पोर्शन होता है डी, जिसमें होते हैं इसके इन्वेस्टर्स। ये सब मैं बताऊंगा, ये सब कहाँ से पहुंचे, ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे, कैसे यहाँ तक पहुंच गई कंपनी, ये सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, अभी बस आप ये जानो कि ये ऐसा होता है, 70% हुआ, ये डायरेक्टर ए, बी, सी। अब इसमें बचा कितना, 30% बचा। तो ये 30% ना आप मान के चलो अभी के लिए कि पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब हमारे आप ऐसे लोगों के पास।
और इस 30% को उन्होंने 3 लाख टुकड़े में बांट दिया है। मतलब 1% पे 10,000 शेयर्स। मतलब 1% अगर किसी के पास होना है तो उसको 10,000 शेयर्स रखने पड़ेंगे। ये 1% में 10,000 शेयर्स है, तभी तो 30% में 3 लाख शेयर्स हो जाएंगे इस कंपनी के। मतलब कि कोई अगर 10,000 शेयर बाय करेगा तो जाके 1% का मालिक बनेगा। ठीक है, तो क्या आप किसी कंपनी का 10-20,000 शेयर्स बाय करते हो? नहीं करते हो आमतौर पे। आमतौर पर 1, 2, 5, 10 डिपेंड करता है अपने एपेटाइट के हिसाब से। तो आप देखा जाए तो 1% का भी हिस्सा नहीं रख रहे हो। कोई भी एक इंसान 1% का भी हिस्सा नहीं रख रहा है। बहुत ही ज्यादा छोटा हिस्सा आप रखते हो थोड़े नंबर में ट्रेड शेयर करके। बट अब आप देखो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड में क्या हुआ, मेन डायरेक्टर्स के पास जो है वो तो है ही, ठीक है, उनके पास क्योंकि वो शुरू से का नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत बड़े शेयर्स हैं, बड़े चंक्स हैं, वो फैसले लेते हैं। बट यहाँ पे आप देखो ये जो 30% बचा है ये 3 लाख लोगों में बटा हुआ है। मतलब इस 30% में से किसी पर्टिकुलर हिस्से का आप मालिक हो, बट इसी तरह के मालिक 3 लाख लोग हैं। मान लेते हैं एक आदमी ने एक शेयर खरीदा तो 3 लाख यहाँ पे शेयर से 3 लाख लोग मालिक हैं, और ये सिर्फ ये 70% के मालिक सिर्फ 3 और ये 30% के मालिक 3 लाख। टेक्निकली देखा जाए तो आप ओनर बने हो, एक बहुत छोटे से पोर्शन के आप ओनर बने हो, बट आपका कोई खास वहां पे से नहीं है। कंपनी चलाना इन्हीं लोगों को है, सब कुछ इन्हें ही करना है। आप बस एक शेयर होल्डर हो, जिससे प्रॉफिट आने पे कंपनी के प्रॉफिट भी मिलेंगे, शेयर्स के एप्रिसिएशन पे आपको एप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगा। तो ये होता कैसे है, कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें 2, 3 या कुछ नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी अल्टीमेटली इस तरह का बन जाता है कि इसमें आप और हमारे जैसे लोग निवेश कर सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो हम समझते हैं आईपीओ को साथ में। एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में अभी के लिए मान लेते हैं 2 डायरेक्टर हैं, एक के पास है 70% शेयर और एक के पास है 30% शेयर। इस कंपनी की अभी करंट वैल्यू अब पहुंच चुकी है मान लो 1,000 करोड़। अब प्रोमोटर्स चाहते हैं कि इनको बिजनेस एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करना है, कुछ बदलाव करना है, उनको 10-20 और फैक्ट्रीज खोलने हैं, पूरे देश में फैलना है। ठीक है, इनको चाहिए अब पैसा और पैसा चाहिए। पहले तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड का पैसा का सिस्टम अलग होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह पूरा सिस्टम अलग होता है, वो हमें स्टॉक मार्केट के नॉलेज में कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए हम उसे भी नहीं समझेंगे। ठीक है, आप ये समझो कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, इसके 1,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है। इनके 2 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर ए, डायरेक्टर बी। ए के पास 70% शेयर है और बी के पास 30% शेयर है। ठीक है, कंपनी का वैल्यू है 1,000 करोड़। मतलब कि ए का जो वर्थ है, नेटवर्थ हुआ, वो हो जाएगा 700 करोड़ और बी का हो जाएगा 300 करोड़। ठीक है, अब इन्हें चाहिए इन्वेस्टमेंट कि हमें और एक्सपैंड करना। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम कंपनी के 50% शेयर्स को पब्लिक को बेचना चाहते हैं। पब्लिक मतलब हम, आप या कोई भी और, कोई भी एक्स्ट्रा एंटिटी जो इनके अलावा हो, कोई बाहर की कंपनी, बाहर के लोग, बाहर के कोई भी, हम उनको ये शेयर्स बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 50% बेचना चाहते हैं, तो 50% इसने बोला कि मैं जो है अपना 40% सेल करने को तैयार हूं, और बी ने बोला कि मैं अपना 10% सेल करने को तैयार हूं। लास्ट में अगर ये सेल हो जाता है तो ए के पास कितना बचेगा? 70 - 40, 30% बचेगा, और बी के पास कितना बचेगा? 30 - 10, 20% बचेगा। ठीक है, ये रहा हिस्सा। ये कब? जब इनका 40 और इनका 10 मिलके दोनों कंबाइन होके जब 50% इनका सेल हो जाएगा तब। अब ये 50%, यही 50% अब आएगा आईपीओ में। आईपीओ सेबी के थ्रू होता है, इसमें हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किया है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें हैं। इसमें देखो आईपीओ के डिटेल्स में आपको जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हमें आगे आने वाले जो टेक्निकल एनालिसिस हम सीखेंगे या डिमांड सप्लाई या किन्हीं भी चीज़ों को हम सीखेंगे, उसमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। बस इतना समझो कि आईपीओ के समय पे ये 50% शेयर जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स में बांटे जाते हैं। तो ये जो 50% है ये किन लोगों में बिकता है? ठीक है, कौन कौन होते हैं इसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स? आमतौर पे इसमें होते हैं FIIs, DIIs, HNIs और पब्लिक। इन चारों के बारे में हम समझेंगे ब्रीफ में। ठीक है, देखो FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स, DII में सेम है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और पब्लिक मतलब रिटेलर्स, हम आपके जैसे लोग। ठीक है, इसमें एक और टर्म है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, ठीक है, तो आमतौर पे उसे हम डायरेक्टर्स नहीं बोलते हैं उनके मालिक को, उन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रोमोटर्स कहते हैं। इस बात को आप याद रखिए, आगे से हम लोग सिर्फ प्रोमोटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए FII, DII, HNI, पब्लिक क्या होता है। अभी हमने समझा था यहाँ पे कि 50% इस कंपनी के शेयर सेल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 50% जो बिकेगा उसके पैसे उनके जो प्रीवियस अभी डायरेक्टर्स थे जिन्होंने अपना अपना शेयर बेचा है उनको तो मिलेगा ही, बट वो पैसे आएंगे कहाँ से? तो सबसे पहले हम जानते हैं FIIs का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉरेन है, मतलब ये बाहर के कंपनीज हैं।
बाहर की कंपनी जो अपने इंडिया में जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, मतलब कोई कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए जाती है सब पहली बार, ठीक है, पब्लिक को, मास लोगों को, तो उस टाइम पे जो एफआईआईज हैं वो जब उस पर इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की कंपनीज, बाहर के इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो उनको हम एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआईज के देखो एग्जांपल्स, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये सारे बाहर की कंपनीज हैं जो अपने इंडिया के कंपनीज में आके इन्वेस्ट करती हैं। तो ये हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसे ही होते हैं डीआईआईज। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें वो कंपनीज होते हैं जो इंडिया के अंदर के बड़े कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो कि उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डीआईआईज में कुछ पार्ट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इस तरह के किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप पैसे डालते हो तो वो कंपनीज क्या करते हैं, अल्टीमेटली आपके और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के उस तरह के पैसे को लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और बड़े पैसे को किसी एक कंपनी पे जाके लगाते हैं, ठीक है। किसी अलग अलग कंपनी में बड़ा एक चंक खरीदते हैं। जैसे कि हो सकता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का मन किया हो तो ये जो है इस कंपनी का एक 5% का पूरा शेयर खुद ही ले ले, ठीक है। जैसे एलआईसी करता है, काफी कंपनीज में काफी एक बड़ा चंक ले लेता है, जैसे एलआईसी का रिलायंस में काफी बड़ा चंक है, और भी कंपनीज में है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हो, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, किसी म्यूचुअल फंड में, वो सारे पैसे ये जो कंपनीज है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जैसे कि एलआईसी है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे कंपनीज जो है जब आप एलआईसी वगैरह में जब पैसा डालते हो तो ये पैसे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपका पेंशन एंड पीएफ जो होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, पेंशन स्कीम, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो स्कीम होता है और एनपीएस जो है आपका पेंशन स्कीम होता है, इनके पैसे भी जो जमा होते हैं वो सारे स्टॉक मार्केट में ही लगते हैं। मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं लगते हैं, स्टॉक मार्केट अलावा डेट फंड में लगता है, बहुत सारी चीजों में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, बट स्टॉक मार्केट में भी इनका एक मेजर पोर्शन लगता है। तो अब देखो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इन्वेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो तो आप तो स्टॉक मार्केट में हो ही, इंश्योरेंस करवाते हो तो भी आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं, पेंशन वगैरह अगर आपके पास है, प्रोविडेंट फंड है, तो वो पैसे भी आपके स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है। ये इन कंपनीज के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अल्टीमेटली आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। इस देश की जो जनता है उसके ही बहुत सारे लोग जब अलग अलग टुकड़े टुकड़े में पैसों को देते हैं तो पैसे ये लोग लेते हैं और जाके अल्टीमेटली किसी कंपनी में लगाते हैं। तो ये हो गए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आई होप आपको एफआईआई और डीआईआई एकदम क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाहर के कंपनीज हैं जो कि हमारे देश में आईपीओ में या किसी भी कंपनी में ऑलरेडी अगर पब्लिकली ट्रेडेड हो रहा है तो भी उसमें इन्वेस्ट करना, ये सारे एफआईआई का काम है। और हमारे देश में से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका काम है कि स्टॉक्स पे लगाना, ठीक है। तो ये दो सेगमेंट हो गए। तीसरा सेगमेंट जो कि एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है खुद का, वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो लोगों का पैसा सम करके नहीं लगा रहे हैं, बट खुद का पैसा एक बड़ा पैसा लगाते हैं। जिनको एक रिटेलर्स से ज़्यादा पैसा उनके पास, तो वही हो जाते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में। जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी हैं, वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आते हैं, ठीक है। और इस तरह के और भी लोग होते हैं। तो एचएनआईज हो गए। और फिर आते हैं पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक रिटेलर्स, हमारे आपके जैसे लोग, ठीक है, जिनके पास कम पैसे हैं, कम नॉलेज है, उतना डेटा नहीं है, ठीक है। तो हम भी कंपनीज में अल्टीमेटली लगाते हैं। तो अब इन सारी चीजों को देख के आप समझो, हमने जिस कंपनी के बारे में बात किया था जिसके 50% शेयर्स उसके डायरेक्टर बेचने वाले थे, अब उन 50% शेयर्स को कौन कौन कैसे कैसे खरीद सकता है ये हम देखते हैं। अब देखो, मान लो इस 50% में 20% ले गए डीआईआई, 15% ले गए एफआईआई, और एचएनआई और पब्लिक मिला के उन्होंने ले लिया 15%, ठीक है। अब देखो, कंपनी का वैल्यूएशन कितने का था, 1000 करोड़ का। देखो, आमतौर पे आईपीओ पे प्राइस इन्फ्लेट भी होता है कि 1000 करोड़ की कंपनी है तो लोग कितने में कितना प्रीमियम दे के लेना चाहते हैं, कंपनी का कितना वैल्यू, कितना प्रोपोजिशन है कंपनी में आगे बढ़ने का, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस कंपनी का अभी वैल्यू 1000 करोड़ है, ठीक है, बट उसके डायरेक्टर्स ने जो मांग रखी थी वो वैल्यूएशन 10,000 करोड़ पर रखी थी। मतलब कि इस बात को आप ध्यान समझिए, 1000 करोड़ की कंपनी थी, अगर वो लोग 50% बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें मांगना कितना चाहिए था, 500 करोड़ मांगना चाहिए, बट वो मांग रहे हैं 5000 करोड़, ठीक है। 50% के बदले वो मांग रहे हैं 5000 करोड़। मतलब पूरे 100% कितना हो जाएगा, अगर 50% का वैल्यू 5000 है तो पूरे 100% का वैल्यू 10,000 करोड़। मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, वो अपने कंपनी को वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि मेरी कंपनी की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो 10,000 करोड़ की है। भले आज 1000 करोड़ की है उनकी वर्थ, बट वो एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी में इतना पोटेंशियल है, हमारी कंपनी को 10,000 करोड़ की वैल्यू पे हम लोग बेचना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्हें मिलेगा कितना, 5000 करोड़। अगर ये 50% शेयर बिकते हैं तो उन्हें मिलेगा 5000 करोड़। तो इतना वैल्यू बताने के बाद मान लेते हैं लोगों ने लेने के लिए रेडी हो गए, एफआईआई ले लिए 15, डीआई ले लिए 20 और पब्लिक ले लिए 15। तो इन सबको 20, 15, 15 कर देना होगा। अब देखो,
DII में कुछ एक दो फंड ही मिलके 20% देने वाले हैं। कितने का? 5,000 करोड़ का। तो 5,000 करोड़ का 20% कितना हुआ? 1,000 करोड़। अकेले DII मतलब कुछ एक दो फंड हाउसेस ने मिलके दिया। 15% FII ने लिया, मतलब इन्होंने कितना दिया? 750 करोड़ FII ने दिया। अब देखो कंपनी का असली वैल्यू प्रोमोटर्स ने कितना बोला जूम करने को? 10,000 करोड़। ठीक है, तो इसमें एक जीरो आप लगा दो, 10,000 करोड़ हो गए। ठीक है, उनको बेचना कितना है शेयर? 5,000 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी की पूरी वैल्यू में से मतलब 10,000 करोड़ में से 50% शेयर उन्होंने बेचने के लिए रख दिया। जिस 50% का 20% किन्होंने लिया? DII ने लिया। तो 10,000 करोड़ का 20% कितना होता है? 2,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ अकेले DII ने दिया। ठीक है, 15% कितना होता है? 1,500 करोड़ ये दिया FII ने, और बाकी पब्लिक ने मिलके, पूरे देश के पब्लिक ने मिलके यहाँ पे दिया 1,500 करोड़। कुल मिला कितने हो गए? 2, 35, 5,000 करोड़ इनको चाहिए था, 5,000 करोड़ इनको मिल गया। प्रोमोटर्स को, डायरेक्टर्स को 5,000 करोड़ मिल गया। तो अल्टीमेटली इस तरह से इस कंपनी के शेयर्स बिक गए। अब ये 50% शेयर जो है, अब ये कंपनी का शेयर्स मालिक के पास नहीं है। ठीक है, अब ये उन लोगों के बीच में बंट चुका है। तो यहाँ पे ये DII इतने का मालिक बने, ये FII इतने का मालिक बने, 15%, 20%, और ये 15% जो है पूरी पब्लिक, मान लो 10 करोड़ लोगों ने खरीदा इस शेयर्स को। ठीक है, इसके 15% में 10 करोड़ भारतीय ने निवेश किया, तो उन 10 करोड़ लोगों के बीच में ये 1,500 करोड़ बंट गया है। ठीक है, तो अगर आप एक का निकालो तो 1,500 करोड़ और 10 के हिसाब से देखो, लगभग 150 रुपये पर हेड का निवेश है इसमें। ठीक है, तो आप एक तरह से देखो तो एक छोटे से चंक का मालिक बन गया। ठीक है, बट आपके पास कोई भी ओनरशिप अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आपका हिस्सा ही बहुत छोटा है, लेकिन छोटा ही सही आप मालिक बने उसके। ठीक है, अब देखिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस के पास प्रोमोटर्स का शेयर है 50%, और प्रोमोटर यहाँ पे कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, DII के पास मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह आप ले लो, है ना, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, या किसी इंश्योरेंस LIC को ले लो आप, कोई इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन स्कीम्स, इन सब ने मिला के, इन सब ने अपने अपने, इनका शेयर जो है 20% है। मतलब रिलायंस का जो भी कंप्लीट वैल्यूएशन है, उस कंप्लीट वैल्यूएशन का 20% DII के पास है। उनका नेटवर्थ 18.66% FII के पास है। ये डेटा थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप कॉन्टेक्स्ट देखो। FII मतलब फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनीज रिलायंस को 18.66% ओन करती है, और ये 10.69% पब्लिक के पास है। ऐसे ही आप देख लो टाइटन का 52.9% प्रोमोटर्स, मतलब उनके ओरिजिनल डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स के पास है। ठीक है, DII 15 पॉइंट समथिंग, FII के पास भी कुछ 15 है, पब्लिक के पास भी कुछ 16 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, कोल इंडिया, अब देखो कोल इंडिया तो PSU कंपनी है, वो तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके प्रोमोटर में कौन होगा? तो इसके प्रोमोटर में नाम जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है इसके मेन मालिक है, ये 63.13% का। ठीक है, बाकी अगेन 22.85 के आसपास DII, फिर FII, और फिर पब्लिक के पास 5.63%। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इस पार्ट में आ रहे हो, पब्लिक वाले पार्ट में। ठीक है, ये समझे? तो सबको जोड़ोगे आप तो 100% होना चाहिए। तो इस 100% का वैल्यू कितना है? ये होता है किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और इन सबको जोड़ने के बाद जो मार्केट कैप आता है रिलायंस का, ये देखो ये रहा 17,47,321 करोड़ के आसपास है इसका कंप्लीट मार्केट कैप। मतलब उसके सारे शेयर्स को ले लो, हर शेयर का एक प्राइस देखो, उस शेयर का प्राइस को इसके कंप्लीट नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंप्लीट रिलायंस का वैल्यू है। इस वैल्यू में 17,47,321 करोड़ का जो वैल्यू है, इसमें से लगभग 20% DII का भी है, 18% इनका भी है, और ये 10% के आसपास का जो है वो पब्लिक के पास है। मतलब 17 लाख का 10% कितना हुआ? 1,70,000 करोड़ के आसपास का जो है रिलायंस के पास शेयर्स लोगों के पास है, पब्लिक के पास है। ठीक है, तो इसी में ये बात आता है, इस कंपनी की कंप्लीट नेटवर्थ या कंप्लीट जो वैल्यू है शेयर्स की, सबको मिला के हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसी में से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज ए ट्रेडर्स हमें ये देखना है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 50% शेयर्स है ना, ये अंबानी जी के पास है, ये वो किसी को नहीं दे रहे। जैसे होता है ना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने शेयर्स को बेचता थोड़ी है आमतौर पे, मतलब विकट परिस्थिति आ जाए फिर तो कुछ भी हो सकता है, बट आमतौर पे लोग नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो वैसा ही ये वाला शेयर या टाइटन में ये वाला शेयर या कोल इंडिया में ये वाला शेयर, ये सारे बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इसे नहीं बेच सकते हो, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में आपस में फेरबदल करने के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं, वो कौन से शेयर्स हैं? वो आपके ये वाले हैं जो DII के पास हैं, FII के पास हैं, पब्लिक के पास है। ठीक है, इसलिए आप जब ट्रेड करते हो, ठीक है, तो कोई भी आप शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, तो यूजुअली आप इन्हीं में से किसी से बाय सेल कर रहे हो। जैसे DII भी है, वो थोड़ी है कि बस बाय करके वो रखे ही रहेंगे, उनको भी सेल करना होता है, वो भी सेल करते हैं। वो मालिक, वो एक्चुअली में ऐसा मालिक थोड़ी है कि उसने कंपनी को बनाया है, उनके लिए तो बस निवेश है, मुनाफा है, ये है।
तो ये सारे खरीद बिक्री करते रहते हैं। तो ये इनका जो पार्ट होता है ना, इनका पार्ट, इनके पास जितने शेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इनमें मिला दो, ये लगभग 20 मान लेते हैं 50%। तो 50% का जो शेयर्स का वैल्यू है ना, वो आपका है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो 17 लाख का 50% कितना हुआ, लगभग 8.5 लाख के आसपास। तो 8.5 लाख करोड़ के आसपास जो है रिलायंस में फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं, जिसे आप अपने ऐप के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो ये बात ध्यान रखना आपको कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप फ्री फ्लोट मार्केट कैप में ट्रेड करते हो। और इस वीडियो की जो लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें सारी चीजों को मैंने कवर नहीं किया है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो से आपको लर्निंग क्या मिला कि आप जो भी शेयर्स खरीद बिक्री करते हैं वो एक रियल कंपनी का रियल हक है आपके लिए, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर हिस्से का मालिक बनते हो, भले वो हिस्सा वो छोटा ही क्यों ना हो, आप मालिक बनते हो। और आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई सट्टा खेला है। आप देखो कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस कंपनी आपको सही चूज करना है, वो कंपनी सही कैसे चूज करना है, कंपनी में ये कैपिटलाइजेशन का क्या असर होता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ये हम कैपिटलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि इतने सारे लोग, इनफैक्ट आपके म्यूचुअल फंड वाले, बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट, SBI म्यूचुअल फंड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, PSU LIC गवर्नमेंट कंपनी है, ये सारे लोग भी इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक इतने सारे लोग हैं, तो ये सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है। यहाँ पे ये सट्टा जुआ तब बनता है जब आप उसको बनाते हैं। आप बनाते कैसे हैं हम ये भी समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखो, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट कैप क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, कैसे कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती हैं, क्या ये रियल है या नहीं है। तो यही आपका शेयर मार्केट का जर्नी का शुरुआत है, ठीक है। आप इतना समझो, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।